जन्म लेते ही मुझे पता चल गया था मेरे पिता 7 दिन बाद मरने वाले हैं। और सबसे कातिल बात, मेरी पूरी फैमिली मेरी हर एक सोच सुन सकती थी, हर थॉट, हर सीक्रेट, हर डर। मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन मेरी आवाज सबसे ज्यादा लाउड थी इस घर में। और उस घर में एक दुश्मन था जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करने का नाटक करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ये कहानी है मेरी एक ऐसे इंसान की जो मरकर भी नहीं मरा। अंधेरा, फिर एक तेज रोशनी, और फिर जिंदगी। मैं पैदा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर था वो किसी नवजात बच्चे का नहीं था। मेरा नाम था काइटो। पिछली जिंदगी में 34 साल का एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोक्यो की भाग दौड़ में जीता था। ऑफिस, काम, डेडलाइंस, और एक रात, बस एक रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। आंख खुली तो अंधेरा था, फिर रोशनी, फिर एक हॉस्पिटल रूम, और एक औरत की आवाज, रोती हुई, थकी हुई, लेकिन खुशी से भरी हुई। मेरा बेटा आ गया। मैंने सोचा ये कौन है, और तभी कुछ अजीब हुआ। उस औरत ने, जो मुझे अपनी छाती से लगाए हुए थी, अचानक रुककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें वाइड हो गईं। कौन कौन है? किसने बोला ये कौन है? रूम में सन्नाटा छा गया। एक नर्स ने घबराकर कहा, मैडम यहाँ कोई नहीं बोला। लेकिन वो औरत जो मेरी माँ थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन था, जैसे उसने कुछ सुना हो जो किसी और को नहीं सुना। मैंने फिर सोचा, मैं कहाँ हूं, ये क्या हो रहा है? और वो फिर चौंकी, फिर वही आवाज। और उसी पल में मुझे समझ आया, वो मेरी थॉट्स सुन सकती थी। मेरी सोच, मेरी हर बात जो मैं मन में कह रहा था वो उसे सुनाई दे रहा था। मैं बोल नहीं सकता था, मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं एक नवजात बच्चा था, लेकिन मेरे अंदर 34 साल का एक पूरा इंसान था। उसकी यादें, उसका दर्द, उसकी समझ, और अब एक नई जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसके रूल्स मैं नहीं जानता था। एक ऐसा घर जिसके सीक्रेट्स मुझे अभी सीखने थे। और एक ऐसी फैमिली जो मेरी हर सोच सुन सकती थी, लेकिन जिसके अंदर एक ऐसा इंसान भी था जो सुनकर डरता नहीं था, बल्कि प्लान बनाता। 3 दिन बाद मुझे घर लाया गया, और ये घर कोई आम घर नहीं था। कांजाकी मैंशन, दिल्ली के सबसे एलीट एरिया में, 3 मंजिलें, 12 कमरे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सीसीटीवी कैमरास हर कोने में, और अंदर एक ऐसी फैमिली जिसके पास पावर भी थी, पैसा भी था, और सीक्रेट्स भी। मुझे एक बड़े नर्सरी रूम में रखा गया। सफेद पर्दे, सॉफ्ट रोशनी, सब कुछ एक्सपेंसिव, सब कुछ परफेक्ट दिखता था। लेकिन जो परफेक्ट दिखता है वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। और एक एक करके फैमिली के लोग आए मुझसे मिलने। पहले आए मेरे पिता हिरोशी कंजाकी, लंबे कद के, तीखे नैन नक्श, डार्क सूट, आंखों में एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सब कुछ तौलती रहती थी। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनाया था, बहुत कुछ जीता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है वही उसे खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी तरफ देखा, और मुस्कुराए। मेरा बेटा, मेरे खानदान का अगला हेir। मैंने उनकी आंखों में देखा, और तभी वो विजन आई। मुझे नहीं पता था कि इस नई जिंदगी में मुझे एक अजीब सी एबिलिटी मिली थी। जब भी मैं किसी के बहुत करीब होता, जब कोई मुझे गोद में उठाता, तो मुझे उनका फ्यूचर दिखता था। एक फ्लैश, एक झलक, जैसे किसी ने आंखों के सामने एक पल के लिए फिल्म चला दी हो और फिर बंद कर दी। ये एबिलिटी थी, यह शाप था, मैं अभी तय नहीं कर पाया था। और हिरोशी कंजाकी के बारे में जो मैंने देखा वो हॉरिफाइंग था। एक अंधेरा कमरा, बाहर बारिश, हिरोशी एक चेयर पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, हाथ में एक ग्लास है विस्की, और वो ग्लास धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। फिर वो नहीं उठते, और एक कैलेंडर दिखता है आज से 7 दिन बाद की डेट पर। विजन खत्म। मैं वापस नर्सरी में था। हिरोशी अभी भी मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था, और मेरे अंदर एक चीख थी जो बाहर नहीं आ सकती थी। यह आदमी मरने वाला है 7 दिन में, और मैं इसे बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। मैं एक छोटा सा नवजात बच्चा हूं जो सिर्फ सोच सकता है, बस सोच सकता है। और तभी हिरोशी का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे जमीन पर रखा, पीछे हटे, और मेरी माँ को आवाज दी, यूकी यहाँ आओ। मेरी माँ को आवाज दी, यूकी यहाँ आओ। मेरी माँ यूकी कंजाकी दौड़ कर आई। क्या हुआ? हिरोशी ने कहा, इस बच्चे ने अभी कुछ सोचा। मैंने सुना। यूकी ने कहा, मैं 3 दिन से बोल रही हूं तुमसे, यह बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है। उस रात कंजाकी मैंशन के ड्राइंग रूम में एक इमरजेंसी फैमिली मीटिंग हुई। मैं नर्सरी में था, लेकिन घर की वॉल्स पतली थीं और मेरी हियरिंग शार्प थी। हिरोशी बोले, ये इम्पॉसिबल है। एक न्यूबॉर्न बेबी थॉट्स कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है? यूकी ने कहा, मैं पागल नहीं हूं। जब भी वो कुछ सोचता है मुझे सुनाई देता है, जैसे कोई मेरे कान में सीधे बोल रहा हो। और तभी तीसरी आवाज आई, भारी,
कॉन्फिडेंट, एक ऐसी आवाज जो रूम में आते ही सबकी आवाजें दबा देती थी। मैंने भी सुना। ये थे रयूजी कंजाकी, हिरोशी के बड़े भाई, फैमिली बिजनेस के को ओनर। और जैसा मुझे बाद में पता चला, इस घर के सबसे खतरनाक इंसान। वो ऊपर से बिल्कुल अलग दिखता था, चार्मिंग, कंपोज्ड, हमेशा सही बात कहता, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार, फैमिली में सबसे पॉपुलर। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं उनके अंदर अक्सर सबसे गहरा अंधेरा होता है। इस बच्चे में कुछ स्पेशल है, हमें डरना नहीं चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर अलार्म बेल्स बजा गया। ये इंसान खतरनाक है। और जैसे मैंने ये सोचा, रूम में सब चुप हो गए। रयूजी की मुस्कान एक पल के लिए फ्रोजन हो गई। उनकी आंखें जो अब तक वार्म थीं, एक पल के लिए बिल्कुल ठंडी हो गईं। फिर उन्होंने कहा, बच्चे को नींद आ रही होगी, सुला दो उसे। लेकिन उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं, उठने के बाद भी, दरवाजे तक जाने के बाद भी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं सोचता रहा, कैलकुलेट करता रहा। अगर रयूजी ने मेरी सोच सुनी तो क्या वो जानता है कि मैं उसे समझ रहा हूं? क्या वो अपना प्लान चेंज करेगा? क्या वो और तेज हो जाएगा? 7 दिन, अब 6 रह गए थे। अगली सुबह मेरे पिता हिरोशी नर्सरी में आए, अकेले। उन्होंने दरवाजा बंद किया, मुझे उठाया और धीरे से बोले, बेटा मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम नॉर्मल नहीं हो। मैंने सोचा, पिताजी। उन्होंने एक झटका महसूस किया, लेकिन वो डरे नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। हाँ, मैं सुन सकता हूं, आप मरने वाले हैं 7 दिन में। हिरोशी का चेहरा पेल हो गया। क्या? मुझे एक विजन आई, आपकी डेथ, एक डार्क रूम, बारिश, विस्की ग्लास। हिरोशी मेरी आंखों में देखते रहे लंबे समय तक। मैं उनकी आंखों में देख सकता था, वो प्रोसेस कर रहे थे। एक बिजनेसमैन, एक रैशनल इंसान जो सब कुछ लॉजिक से समझता है, और अभी वो लॉजिक फेल हो रहा था। उनका नवजात बच्चा उन्हें बता रहा था कि वो मरने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम किस तरह के बच्चे हो? मैं आपका बेटा हूं और मैं आपको बचाना चाहता हूं। हिरोशी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है। वो नहीं टूटे, वो नहीं भागे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, तो बताओ क्या करना होगा। उस दिन से मैंने एक काम शुरू किया, ऑब्जर्व करना। हर कोई जो मेरे पास आता, नर्स हो, फैमिली मेंबर हो, घर का कोई सर्वेंट हो, मैं उनकी आंखों में देखता और अपनी एबिलिटी यूज करता, उनके फ्यूचर के ग्लिम्सेस कलेक्ट करता। मेरी दादी मिचिको कंजाकी 70 के करीब, लेकिन आंखों में आग जो बुझी नहीं थी। पूरे घर की असली ताकत। जब वो बोलती थीं, सब सुनते थे। उनके फ्यूचर में टेंशन थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, और एक लॉक्ड रूम था जहां वो अकेले रो रही थी, एक मां की तरह जिसका दिल टूट गया हो। रयूजी का फ्यूचर धुंधला था, जैसे कोई डिलिबरेटली उसे हाइड कर रहा हो। यह अनयूजुअल था। बाकी सबका फ्यूचर क्लियर फ्लैश होता था, बस रयूजी का नहीं। जैसे उसके इरादों ने खुद एक दीवार खड़ी कर ली हो। रयूजी की पत्नी आका ने हमेशा स्कैर्ड, हमेशा चुप, जैसे बोलने से डरता हो। उनके फ्यूचर में एक सूटकेस था, एक एयरपोर्ट, और वो अकेली थी। और फिर था एक और इंसान जो घर में था, लेकिन फैमिली नहीं था। डॉक्टर हयाशी, फैमिली का पर्सनल डॉक्टर, हमेशा प्रेजेंट, हमेशा स्माइलिंग, हमेशा हेल्पफुल। उनका फ्यूचर देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। डॉक्टर हयाशी और एक ग्लास विस्की, और मेरे पिता का निर्जीव शरीर, वो विजन। मेरे पिता को जो मारने वाला था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था, प्लान्ड, कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और डॉक्टर हयाशी उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अकेला नहीं था। दोपहर यूकी मेरे पास बैठी थी, मुझे फीड कर रही थी। उनकी आंखें थकी हुई थी, वरीड थी। मैंने सोचा, माँ। वो चौंकी। हाँ बेटा, मुझे आपसे बात करनी है, बोलो। डॉक्टर हयाशी पर नजर रखो। यूकी का हाथ रुक गया। डॉक्टर हयाशी? वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, सालों से। जब से हिरोशी के पिता थे तब से। वो खतरनाक है। तुम्हें कैसे पता? विजन, मैंने देखा, वो पिताजी के साथ कुछ करने वाला है। यूकी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटा, तुम एक नवजात बच्चे हो। मैं नवजात नहीं हूं, मेरी बॉडी नहीं है, लेकिन मेरा माइंड नहीं। मेरे पास एक पूरी जिंदगी की यादें हैं, एक पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मैंने दुनिया देखी है, और मैं जानता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है। लंबी चुप्पी। यूकी ने मेरी आंखों में देखा, एक मां की तरह नहीं, एक इंसान की तरह, जो सामने वाले को सच में समझना चाहती हो। फिर उन्होंने कहा, मुझे पता था, जब से तुम पैदा हुए मुझे पता था तुम अलग हो। उन्होंने मुझे टाइट होल्ड किया। ठीक है, मैं नजर रखूंगी, लेकिन बेटा हमें सावधान रहना होगा। इस घर में बहुत सारी आंखें हैं, जानता हूं, और बहुत सारे कान भी। वो भी रात घर में एक डिनर पार्टी थी।
बिजनेस एसोसिएट्स आए थे, कुछ पॉलिटिशियंस और एक आदमी जिसे देखकर मुझे अजीब फीलिंग आई। कंजाकी फैमिली का एक राइवल था साटो ग्रुप, बड़ी कंपनी, अग्रेसिव एक्सपेंशन, और उनके हेड केंजी सातो आज यहाँ थे। मेरे पिता और केंजी सातो के बीच टेंशन था, मैं फील कर सकता था। घर की एनर्जी बदल गई थी जब से वो आए थे, लेकिन केंजी सातो से भी ज्यादा मेरी नजर उस पर थी जो उनके साथ आया था। एक आदमी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, टॉल, शार्प आइज और एक ऐसी स्माइल जो कभी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसका नाम था मकोटो, केंजी साटो का असिस्टेंट। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो जो विजन आई वो मुझे रात भर सोने नहीं देती। मकोटो रियोजी एक साथ, एक रूम में, प्लान्स, मैप्स और एक नेम जो बार बार रिपीट हो रहा था, हिरोशी। मैं नर्सरी में था, लेकिन घर की एनर्जी फील हो रही थी और तभी रियोजी आए, नर्सरी में, अकेले। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वो चार्मिंग स्माइल थी, लेकिन आंखें कोल्ड थीं, बिल्कुल कोल्ड। हेलो भतीजे, मैंने मन में कहा। अंकल, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं जानता हूं। वो पास आए, बैठ गए। लेकिन तुम्हें कुछ समझना होगा। क्या? कुछ चीजें होती हैं जो होनी ही होती हैं। मेरे अंदर कुछ फ्रीज हो गया। बस इतना कह रहा हूं कि तुम जो भी फील करते हो अपनी माँ को मत बताओ, समझे? यह घर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुम अभी बच्चे हो। वो उठे, एक लास्ट स्माइल और चले गए। मेरे दिल में एक बॉम्ब फट गया। वो जानता है, रेयूजी को पता है कि मैं सब देख सकता हूं। वो ऑलरेडी अलर्ट है। इसका मतलब वो इस प्लान में शामिल है और मकोटो से उसका कनेक्शन, ये सब एक बड़े गेम का हिस्सा था। लेकिन कितना बड़ा ये मुझे अभी नहीं पता था। अगले दिन मिचिको कंजाकी, मेरी दादी, नर्सरी में आई। उन्होंने मुझे उठाया और विस्पर में बोली, बेटा, मुझे पता है तुम सुन रहे हो और मुझे पता है तुमने कुछ देखा है। दादी जी? हाँ। उनकी आंखों में एक ओल्ड पेन था, एक पुरानी तकलीफ जो बरसों से दबाई हुई थी। मैं बहुत पहले से जानती हूँ इस घर में कुछ गड़बड़ है। रियोजी वो रुकी। रियोजी अंकल, वो मेरा बेटा है। लेकिन उनकी आवाज भर्रा गई। वो बदल गया है, बहुत बदल गया है। जब से उसके पिता गए, जब से बिजनेस में नुकसान हुआ, वो कुछ और हो गया। क्यों? कांजाकी बिजनेस, हिरोशी इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स लाना चाहते हैं। रियोजी इसके खिलाफ है। वो चाहता है फुल कंट्रोल, पूरा बिजनेस अकेला। हमेशा से चाहता था। चुप्पी। दाई जी, पिताजी को खतरा है। उनकी पकड़ टाइट हो गई। मुझे पता था, मुझे पता था। उन्होंने आंखें बंद की। एक माँ को हमेशा पता होता है, लेकिन मैं मानना नहीं चाहती थी। कितना समय है? 4 दिन। ठीक है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन दादी जी, रियोजी अंकल को पता है कि मैं देख सकता हूं। वो ऑलरेडी अलर्ट है। दादी की आंखें नैरो हुई। तो हमें ऐसे खेलना होगा जिसमें उसे पता ना चले। उन्होंने लंबी सांस ली। मेरे घर में, मेरी आंखों के सामने, मेरा बेटा ये कर रहा था। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन वीकनेस नहीं। और उसी मोमेंट में मुझे पता चला, इस घर में सबसे मजबूत इंसान ये 70 साल की औरत है। 3 दिन बाकी। डॉक्टर हायाशी रेगुलर चेकअप के लिए आए। मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में एक चीज थी जो मैंने कभी फॉरगेट नहीं की, कि कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर स्लोली, केयरफुली यूज करते हैं। इतना स्लो कि बॉडी नेचुरली फेल होती लगती है और डेथ का कारण नेचुरल कॉजेज लिखा जाता है। हार्ट फेलियर, ऑर्गन फेलियर, कोई ट्रेस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, परफेक्ट क्राइम। जब डॉक्टर हायाशी ने मुझे एग्जामिन किया, मैंने उनकी आंखों में देखा और इस बार विजन सिर्फ एक फ्लैश नहीं था, ये एक पूरी मूवी थी। डॉक्टर हायाशी और रियोजी एक प्राइवेट रूम में, अंधेरे में। रियोजी कह रहा है उसे फील नहीं होगा, ये स्लो एक्टिंग है और तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट लिखने की अथॉरिटी है। नेचुरल कॉज, हार्ट फेलियर, केस क्लोज्ड। डॉक्टर हायाशी नर्वस है, लेकिन अगर कोई शक नहीं करेगा। रियोजी का जवाब, फिर एक स्मॉल बॉटल डॉक्टर हायाशी की पॉकेट में। विजन खत्म। डॉक्टर हायाशी मुझे एग्जामिन करके मुस्कुरा रहे थे। परफेक्ट हेल्दी बेबी, नथिंग टू वरी अबाउट। माँ ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। मैंने पूरी ताकत लगाई। माँ, डॉक्टर हायाशी की पॉकेट में एक बॉटल है, छोटी, शायद लेफ्ट साइड में। माँ की आंखें बदली, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेशन नहीं बदला। डॉक्टर, एक सेकंड, क्या आप मुझे बच्चे की डाइट के बारे में कुछ बता सकते हैं? डॉक्टर हायाशी रुके और जब वो टेबल की तरफ मुड़े नोट्स लेने के लिए, माँ ने क्वाइटली उनकी जैकेट की लेफ्ट पॉकेट में झांका। कुछ था। माँ का हाथ थोड़ा कांपा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर हायाशी गए। रूम में साइलेंस। फिर माँ ने मुझे देखा। बेटा, तुमने सही कहा था। उनकी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले नहीं देखा था। डर नहीं, एंगर था। एक माँ का एंगर जो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। 2 दिन बाकी। दादी ने एक प्लान बनाया। घर में एक पुराना स्टडी रूम था, तीसरी मंजिल पर, जहां रेयरली कोई जाता था।
वहां कंजाकी फैमिली के ओल्ड रिकॉर्ड्स रखे थे, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स। दादी ने अपने लॉयल सर्वेंट तनाका को वहां भेजा, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हिरोशी और रयोजी के बिजनेस डील से रिलेटेड हो निकाल कर लाओ। तनाका गए, घंटे भर बाद आए, लेकिन उनके हाथ खाली थे। माँ जी वो रूम लॉक है और लॉक नया है। दादी का चेहरा कड़ा हो गया। रयोजी ने लॉक बदला। दादी जी वो रूम इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ है जो रयोजी छुपाना चाहता है, हमें वो रूम खोलना होगा, लेकिन रयोजी को पता नहीं चलना चाहिए। और तभी एक नॉक, दरवाजे पर रयोजी। माँ आप ठीक हैं? तनाका को तीसरी मंजिल पर क्या काम था? दादी ने बिना पलक झपकाए कहा, पुरानी फोटोज ढूंढ रही थी, तुम्हारे पिता की। रिजी ने एक सेकंड के लिए कुछ तौला। उनकी आंखें दादी से मुझ पर आईं और फिर वापस दादी पर, फिर मुस्कुराया। अगली बार मुझसे बोल दीजिएगा, मैं निकाल दूंगा, और चला गया। दादी ने लॉन्ग ब्रेथ ली। मैंने सोचा वो जानता है। हाँ, दादी ने कहा, जानता है, लेकिन जानना और प्रूफ करना दो अलग बातें हैं, और ये एडवांटेज हमारे पास है। रात 11 बजे कंजाकी मैंशन में सब सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखें खुली थी और मेरे कान भी। एक आवाज कॉरिडोर से आ रही थी, दबी हुई, रयूजी की आवाज। हाँ, कल रात जब वो स्टडी में अकेला हो। पॉज। नहीं, पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा, हयाशी सब हैंडल कर लेगा। पॉज। बिजनेस पूरा मेरा होगा, और वो बच्चा, मेरे दिल ने एक बीट स्किप की, वो बच्चा मेरे रास्ते में नहीं आएगा। वो अभी बहुत छोटा है, जब तक वो कुछ समझे तब तक गेम ओवर। एक और पॉज। और केंजी, वो खुश है? हाँ, उसे बस कंजाकी बिजनेस का वो हिस्सा चाहिए, वो मिल जाएगा। कॉल कट। फुटस्टेप्स चले गए। मैं नर्सरी में अकेला था, अंधेरे में, और मेरे अंदर एक तूफान था। कल रात। उनके पास सिर्फ एक दिन है, और मेरे पास भी। केंजी साटो भी इसमें है। ये सिर्फ फैमिली का झगड़ा नहीं था, ये एक बड़ी साजिश थी, बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से। मुझे अभी अभी प्लान बनाना होगा। उसी रात 11:30 यूकी लेट नाइट फीड के लिए आई। रूम में लाइट डिम थी। सो नहीं पाया बेटा? माँ, मुझे पूरी बात सुनो, अभी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। यूकी बैठ गई, उनकी आंखें सीरियस हो गईं। रयोजी अंकल ने अभी फोन किया, कल रात पिताजी को मारने का प्लान है। डॉक्टर हयाशी पॉइजन यूज करेगा। पिताजी स्टडी में लेट रहते हैं, वहां मौका मिलेगा। और केंजी साटो भी इसमें शामिल है, वो बाहर से रयोजी को सपोर्ट कर रहा है। यूकी का चेहरा सफेद हो गया। तुमने सुना? हाँ। रयोजी, उनकी आवाज टूट गई। हिरोशी का अपना भाई, माँ, अभी रोने का टाइम नहीं है, हमें पिताजी को बताना होगा, और प्रूफ भी चाहिए। प्रूफ कैसे? तीसरी मंजिल का वो लॉक्ड रूम, उसमें सब है, डॉक्यूमेंट्स, शायद और भी कुछ। हमें वो रूम खोलना होगा। यूकी ने लंबी सांस ली। ठीक है। उन्होंने उठकर दरवाजा लॉक किया। रात 1 बजे यूकी और दादी मिचिको दोनों तीसरी मंजिल पर थीं। तनाका साथ था। डोर लॉक्ड था, लेकिन दादी के पास एक ओल्ड मास्टर की थी। ये की 30 साल पुरानी है, लेकिन रयोजी ने लॉक बदला है। दादी जी, लॉक की ब्रांड क्या है? दादी ने देखा, येल, नया लगता है। यूकी ने कहा, रुको। उन्होंने अपने पिन से एक वायर निकाली। मेरे पिता लॉकस्मिथ थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। दादी ने हैरानी से देखा। 2 मिनट। क्लिक। डोर ओपन। अंदर धूल, फाइल्स, बॉक्सेस, और एक कॉर्नर में क्लोज्ड लैपटॉप। यूकी ने लैपटॉप उठाया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। माँ, रयूजी अंकल का पासवर्ड ट्राई करो। KNZKIRYU1970। यूकी ने टाइप किया। रॉन्ग। RYUGI@KNZAKI। रॉन्ग। TAKESSI1965। उनके फादर का नाम। क्लिक। इंक। लैपटॉप खुला, और जो था अंदर वो किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं था। पहला फोल्डर, इंश्योरेंस, हिरोशी कंजाकी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 50 करोड़। नॉमिनी रयोजी कंजाकी। ऑक्ट के पिताजी नहीं जानते थे। नॉमिनी उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनका भाई था। दूसरा फोल्डर, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनमें हिरोशी का बिजनेस शेयर उनकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली रयूजी के पास ट्रांसफर होता, और हिरोशी के सिग्नेचर्स थे उन डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन वो सिग्नेचर्स फेक थे, फॉर्ज्ड थे। तीसरा फोल्डर, डॉक्टर हयाशी, पेमेंट्स, कैश ट्रांसफर्स, पिछले 6 महीने में 40 लाख। चौथा फोल्डर, केएस, 2 इनिशियल्स, केएस, केंजी सतो। बेटा, यूकी की आवाज कांप रही थी। ये सब यूकी, सब कुछ फोन में फोटोग्राफ करो अभी, हर पेज। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो एक माँ थी जो अपने ही बेटे की सच्चाई देख रही थी। माँ ने सब फोटोग्राफ किया, लैपटॉप बंद किया, रूम वैसे ही छोड़ा। तीनों नीचे आए, अंधेरे में, चुपचाप। कुदौर यो, कुदौर, कुदौर यो, कुदौर यो, द मैंटल। रात 2 बजे
यूकी पिताजी के बेडरूम में गई, उन्हें जगाया। हिरोशी ने स्लीपी आंखों से पूछा, क्या हुआ? उठो अभी। उनके टोन में कुछ था। हिरोशी उठ गए। यूकी ने सब बताया, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, रियूजी का प्लान, डॉक्टर हयाशी, केंजी साटो। हिरोशी का चेहरा पहले शॉक, फिर डिसबिलीफ, फिर एक डीप कोल्ड एंगर। रिजी ने वो बोल नहीं पाए। माँ ने कहा, और ये सब हमारे बेटे को पता था? हिरोशी ने नर्सरी की तरफ देखा, फिर वो उठे, आए, मुझे गोद में उठाया, मेरी आंखों में देखा। बेटा, उनकी आवाज भारी थी। तुमने मुझे बचाया। पिताजी, अभी सेफ नहीं है। कल रात तक प्लान एक्टिव है। आपको स्टडी में नहीं जाना। जाऊंगा। मेरे अंदर पैनिक। नहीं, जाऊंगा, लेकिन तैयार होकर। हिरोशी की आंखों में वो कोल्ड इंटेलिजेंस थी जो मैंने पहली बार उन्हें देखा था तब देखी थी। वो एक बिजनेसमैन थे, एक फाइटर थे। अगर मैं स्टडी में नहीं गया तो रयूजी को शक होगा, वो प्लान चेंज करेगा और हम कभी उसे कैच नहीं कर पाएंगे। मैं रुका। वो सही थे। ठीक है, लेकिन अलोन नहीं। नहीं, अलोन नहीं। अगली सुबह कंजाकी मैंशन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन था नहीं। हिरोशी ने क्वाइटली एक ट्रस्टेड फ्रेंड को कॉल किया जो पुलिस में सीनियर ऑफिसर था। यूकी ने डॉक्टर हयाशी के बारे में एक अनोनिमस कंप्लेंट मेडिकल बोर्ड को भेजी और दादी मिचिको ने रयूजी को डिनर पर इनवाइट किया। आज फैमिली डिनर होगा, सब साथ। रिजी ने स्माइल किया, जरूर मैं। उसे पता नहीं था कि यह डिनर उसके लिए ट्रैप था। शाम 6 बजे मैं नर्सरी में था, लेकिन यूकी ने बेबी मॉनिटर ऑन किया था। दोनों तरफ से मैं सब सुन सकता था और फैमिली मेरी थॉट्स सुन सकती थी। हम एक कनेक्टेड नेटवर्क थे। डिनर टेबल पर दादी ने पूछा, बेटा आज स्टडी में कोई काम नहीं था? रिजी ने कहा, था माँ, लेकिन रात को करूंगा। पिताजी, वो कंफर्म कर रहा है रात को। हिरोशी ने कामली कहा, मैं भी रात को स्टडी में रहूंगा, बड़ा डील है कल। रयूजी ने कहा, अच्छा। यूकी ने कहा, डॉक्टर हयाशी का कॉल आया था, कल मॉर्निंग चेकअप है। रुजी के चेहरे पर एक बेयरली नोटिसेबल पॉज आया। अच्छा। माँ, रयूजी को डॉक्टर हयाशी का नाम सुनकर जो रिएक्शन आया वो सब बताता है। यूकी के मन में आया, हाँ देखा मैंने। डिनर के बाकी वक्त में सब कुछ नॉर्मल था, बातें, हंसी, खाना, लेकिन टेबल पर बैठे हर इंसान को पता था कि आज की रात सब कुछ बदलने वाली है। नीच द जीरो स्कोर इन द स्टार्ट मोडिंग सो द जीरो स्कोर इन द स्टार्ट मोडिनेरो वर्षे इन द स्टार्ट मोडिने और इन द स्टार्ट। रात 10 बजे हिरोशी स्टडी में। दरवाजा हाफ ओपन, अंदर एक ग्लास ऑफ विस्की, पेपर्स और एक हिडन कैमरा जो यूकी ने इंस्टॉल की थी, और गलियारे में 2 प्लेन क्लोथ्स पुलिस ऑफिसर्स जो हिरोशी के पुराने दोस्त थे, जिन पर भरोसा था। 11 बजे डॉक्टर हयाशी आए। हिरोशी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, आई वॉज पासिंग बाय एंड थॉट आईड चेक ऑन यू। हिरोशी ने मुस्कुराकर कहा, आइए हयाशी जी, ड्रिंक लेंगे? श्योर। डॉक्टर हयाशी ने ग्लास उठाया और जब हिरोशी टेबल्स में झुके उन्होंने पॉकेट से वो छोटी बोतल निकाली। 2 ड्रॉप्स कैमरा ने कैप्चर किया और तभी डॉक्टर हयाशी, दरवाजे पर पुलिस। डॉक्टर हयाशी का ग्लास हाथ से छूट गया। आप अरेस्ट हैं, चार्ल्स। डॉक्टर हयाशी को पुलिस ने होल्ड किया। शोर सुनकर घर के सब लोग आ गए, रयूजी भी। उसका चेहरा पहले शॉक, फिर रियलाइजेशन, फिर एक कोल्ड मास्क। हिरोशी उसके सामने आए। रयूजी, भाई ये क्या हो रहा है? बंद करो। हिरोशी की आवाज स्टील जैसी थी, सब पता है। रयूजी ने एक सेकंड के लिए कुछ कैलकुलेट किया, फिर स्माइल। प्रूव करो। यूकी ने लैपटॉप उठाया, पुलिस ऑफिसर के सामने रखा। डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, केंजी सातो का फोल्डर। रयूजी का स्माइल धीरे धीरे खत्म हुआ। ये फैब्रिकेटेड है, फॉरेंसिक्स बताएगी, पुलिस ऑफिसर ने कहा। और तभी दादी मिचिको आगे आई। उनकी आंखों में आंसू थे। रयूजी की आंखें मां पर टिकी। मां, मत बोलो। दादी की आवाज कांप रही थी। मत बोलो मां। सन्नाटा। तू ये कर सकता था अपने भाई के साथ? रयूजी कुछ नहीं बोला। पहली बार उस रात। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई स्माइल नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस साइलेंस। और उस साइलेंस में एक माँ का टूटा हुआ दिल, और तभी एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अकाने, रयूजी की पत्नी जो अब तक कमरे के कोने में खड़ी थी, आगे आई। उनकी आंखें लाल थीं। मैं गवाह हूं। सबने उनकी तरफ देखा। रयूजी ने मुझे भी थ्रेटन किया था, अगर मैं किसी को बताती तो वो मुझे। उनकी आवाज टूट गई। मैंने उनके फ्यूचर में देखा था, एयरपोर्ट, अकेले, सूटकेस। वो भाग रही थी रयूजी से, लेकिन आज वो नहीं भागी, आज वो लड़ी। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स हैं, अकाने ने कहा। वॉइस मैसेजेस, व्हाट्सएप। रयूजी ने उनकी तरफ घूमकर देखा। अकाने, डोंट। उनकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। इट्स ओवर। पुलिस ने रयूजी को भी अरेस्ट किया।
जाते जाते रियूजी ने एक बार नर्सरी के डायरेक्शन में देखा। उसे पता था, उसे समझ आ गया था, वो नवजात बच्चा सब बर्बाद किया था। रात 2 बजे कंजाकी मैंशन। पुलिस गई। साइलेंस। हिरोशी स्टडी में बैठे थे अकेले। यूकी आई मुझे गोद में लेकर। हिरोशी ने हम दोनों को देखा लंबे समय तक। फिर उन्होंने यूकी का हाथ पकड़ा। यूकी, हम सेफ हैं, यूकी ने कहा। हिरोशी ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से पिताजी, ये काम हम सब ने मिलकर किया। हाँ, उनकी आंखें भर आईं। लेकिन शुरुआत तुमने की, यूकी ने कहा। बेटा, तुम कौन हो सच में? साइलेंस। मैं आपका बेटा हूं, अभी यही काफी है, यूकी ने आंसू पोंछे। हाँ, बस यही काफी है। अगले दिन दादी मिचिको मेरे पास आई अकेले। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बैठी। बेटा, उनकी आवाज धीमी थी। एक बात बताओ। जी दादी जी। जब तुमने रयूजी के बारे में देखा तब तुम्हें क्या और दिखा? क्या मतलब? दादी ने लंबी सांस ली। रयूजी अकेला नहीं था, उसे किसी ने फंड किया, किसी ने ये प्लान डिजाइन किया। रयूजी और डॉक्टर हयाशी इतने स्मार्ट नहीं थे, कोई और था पीछे। मेरे अंदर कुछ जागा, वो सही थी। लैपटॉप पर वो फोल्डर था, केएस केंजी साटो। दादी की आंखें नैरो हुई। साटो? हाँ, वो डिनर पार्टी में थे। उन्होंने रयूजी को यूज किया कंजाकी बिजनेस को वीकेंड करने के लिए। रयूजी उनका टूल था। दादी उठी और खिड़की के बाहर देखा। तो यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं दादी जी, यह तो शायद शुरुआत है। दादी मुड़ी। उनके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन थी। ठीक है, तो हम तैयार रहेंगे। 1 महीना बाद कंजाकी मैंशन में लाइफ स्लोली नॉर्मलाइज हो रही थी। रयूजी और डॉक्टर हयाशी जेल में थे। अकाने ने डिवोर्स फाइल किया। वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग थी। केंजी साटो तक पहुंचने की कोशिश। और मकोटो, वो अननोन आदमी जो डिनर पार्टी में आया था, वो सडनली गायब हो गया था। कोई ट्रेस नहीं, कोई एड्रेस नहीं। ये मुझे परेशान कर रहा था और मैं बड़ा हो रहा था। अभी भी एक छोटा बच्चा, अभी भी बोल नहीं सकता। लेकिन मेरी फैमिली अब पूरी तरह मुझ पर ट्रस्ट करती थी। हर रात यूकी मुझे गुड नाइट कहती थी। हर सुबह हिरोशी 1 मिनट मेरे पास बैठते थे, बस बैठते थे, कुछ नहीं बोलते, बस मेरी तरफ देखते, जैसे कह रहे हो मैं यहां हूं, तुम यहां हो, सब ठीक है। हर दोपहर दादी मिचिको मुझे कहानियां सुनाती थीं कंजाकी खानदान की, जो मुझे तैयार कर रही थीं उस दुनिया के लिए जिसमें मैं आया था। और मैं उनकी थॉट्स सुनता था, उनका लव, उनका डर, उनकी होप्स। हिरोशी सोचते थे ये बच्चा कौन है, पिछले जन्म में क्या था, लेकिन फिर सोचते कोई फर्क नहीं, ये मेरा बेटा है। यूकी सोचती थी मेरे बेटे को क्या फील होता होगा, एक अडल्ट माइंड, एक बेबी बॉडी, ये कितना मुश्किल होगा उसके लिए। और दादी मिचिको सोचती थी ये बच्चा आया क्यों है इस घर में, इस फैमिली में, कोई वजह होगी, इस जन्म का कोई पर्पस होगा। ये फैमिली इम्परफेक्ट थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, स्कार्ड थी, लेकिन मेरी थी। लेकिन एक रात यूकी की गोद में मुझे एक नया विजन आया। केंजी सातो, एक नई प्लानिंग में, एक नया फेस मकोटो, वही अननोन आदमी, और एक एड्रेस कंजाकी मैंशन, और एक डेट अगले महीने। लेकिन इस विजन में कुछ और भी था, कुछ जो मैंने पहले नहीं देखा था। मकोटो हिरोशी के ऑफिस में, हिरोशी की चेयर पर, उनके लैपटॉप पर, और एक डॉक्यूमेंट कंजाकी फैमिली का नाम किसी और को ट्रांसफर हो रहा था। यह खत्म नहीं हुआ। रियूजी जेल में था, लेकिन उसका गेम अभी चल रहा था। मकोटो उसका एजेंट था, केंजी सातो उसका बैकर था, और घर के अंदर एक नई एंट्री होने वाली थी। मैंने सोचा यह खत्म नहीं हुआ। यूकी ने फील किया। बेटा क्या हुआ? माँ, हमें अभी भी सावधान रहना होगा। यूकी ने मुझे टाइट होल्ड किया। हम रहेंगे। विंडो के बाहर रात का अंधेरा, और कहीं दूर केंजी सातो की कार रुकी हुई। एक फोन कॉल। प्लान भी रही है? मकोटो की आवाज। हाँ सर। गुड, अब की बार कोई मिस्टेक नहीं। डैडू, कंजाकी मैंशन। रात, सब सो चुके हैं। मैं नर्सरी में, आंखें खुली, मन में हजारों थॉट्स। मैं काइटो था, एक आम इंसान जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मरा, जिसकी जिंदगी अधूरी रह गई थी। और अब मैं एक नवजात, एक पावरफुल फैमिली में, जहां मेरी हर सोच सुनाई देती है। मैंने अपने पिता को बचाया, एक विलन को एक्सपोज किया, लेकिन एक बड़ा विलन अभी बाहर है, और एक अननोन मकोटो जो घर के अंदर आने वाला है। मेरे पास अभी वक्त है, अभी ताकत है। इस जन्म में मैं सिर्फ बचाव नहीं करूंगा, मैं इस फैमिली को, इस खानदान को उन सब से बचाऊंगा जो इसे तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी फैमिली है और कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। मैं अभी सिर्फ शुरू हुआ हूं। विंडो के बाहर तारों से भरा आसमान, कंजाकी मैंशन के गेट्स के बाहर एक अननोन कार, स्लो, वॉचिंग।
और नर्सरी में एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में किसी 34 साल के इंसान की इंटेलिजेंस थी और एक अटल इरादा। जन्म दूसरा था लेकिन लड़ाई वही पुरानी, सच और झूठ की, प्यार और धोखे की। और इस बार मैं हारने नहीं आया था,